Hello everyone, a very warm welcome to my Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science Chapter 1 Nutrition in Plants. In class 6th you have learned that food is essential for all living organisms. आपने class 6th में पढ़ा था कि food सभी living organisms के लिए बहुत ज़रूरी है. It is very essential. You also learned that carbohydrates, proteins, फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये भी हमने पढ़े थे कि फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं. प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और जो फूड कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, इन सबको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. ये सब हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं. बट आप बोलेंगे कि मैम हम लोग ह्यूमन बींग्स भी तो खुद खाना बनाते हैं. ह्यूमन बींग्स खुद खाना बनाते नहीं, खाना पकाते हैं. वी कुक फूड. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम प्लांट्स या एनिमल से फूड लेते हैं और फिर उसको कुक करके खाते हैं. But what plants do? Plants prepare their own food, and plants are only organisms which can prepare food. जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते, तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. जैसे लायन है. लायन किस पे डिपेंडेंट होता है? डियर पे डिपेंडेंट होता है. वो डियर को खाता है. और डियर किसको खाता है? डियर ग्रास को खाता है. वो प्लांट पे डिपेंडेंट है. तो अल्टीमेटली सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स सभी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स किस तरह अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. So these are the raw materials for making food by the plants. Water, कार्बन डाइऑक्साइड और उन्हें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये वाटर कहाँ से आता है? प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में. वाटर के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है तो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स. तो ये सब रॉ मटेरियल्स है, ये सब सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है. वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़. न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डेवलप होती है, ऑर्गेनिजम्स इससे ग्रो करते हैं, डैमेज पार्ट्स हैं जो बॉडी के वो रिपेयर होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस हो गए जैसे रेस्पिरेशन, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. Now what is nutrition? This is the definition of nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism. किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है और उसको यूज़ कर रहा है अपनी बॉडी में, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. फूड को किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म और उसके बाद वो उसको यूज़ किस तरह से कर रहा है बॉडी में. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड द ऑटोट्रोफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ. सेल्फ मतलब खुद अपने आप. ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट. खुद अपना नरिशमेंट, अपना फूड खुद बना रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रोफ. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया. और ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा, जैसे प्लांट्स हो गए ऑटोट्रोफ्स. तो ये डेफिनेशन हो गई और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की और ऑटोट्रोफ्स की. नाउ नेक्स्ट एनिमल्स. एनिमल्स and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. अब animals क्या करते हैं? animals को ready-made food चाहिए. जो plants ने prepare किया वो plants को खा लेंगे. तो these organisms are known as heterotrophs. heteros means other. जो others पे dependent है वो heterotrophs हो गए. और autotrophs जो खुद बना रहे हैं अपना food वो organisms हो गए autotrophs. Now we may ask where the food factories of the plant are located. अब food कहाँ बनता कहाँ है प्लांट में? फूड की फैक्ट्री पार्ट कौन सा है प्लांट का? तो वो है लीव्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स.
प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो लीव्स होती हैं। ग्रीन कलर की लीव्स आप सबने देखी होगी। ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रॉ मटेरियल्स हमने पढ़े थे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। The synthesis of food in plants occurs in the leaves. Leaves में खाना बनता है। Therefore all the raw materials, तो leaves तक सारा raw material पहुंचना चाहिए। फैक्ट्री में जब कुछ बनेगा तो सारा raw material फैक्ट्री तक जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही रूट्स क्या करेंगी? पहले एब्जॉर्ब करेंगी वाटर और मिनरल्स को, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर मिनरल्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इन सबको लीव्स तक। किसके थ्रू जाएगा? ये सब जाएगा स्टेम के थ्रू। स्टेम से होता हुआ ये सब लीफ तक पहुंचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेगा। लीफ के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ये किडनी बीन शेप आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे बीन शेप, इस तरह का बीन शेप होता है ये इस तरह की बीन शेप्ड होता है ये। इन दोनों को गार्ड सेल्स बोलते हैं, और ये बीच में जो आपको पोर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है। तो लीव्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्टोमेटा से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करता है लीफ के अंदर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करेगा और फिर वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। नाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे विच रन लाइक द पाइप्स थ्रू आउट। ये मैंने आपको बताया ना, रूट से लेकर लीव्स तक स्टेम के थ्रू पहुंचेगा। स्टेम पाइप्स की तरह होते हैं जो ऊपर तक पहुंचा देंगे वाटर को। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। लीव्स तक वहां तक पहुंच जाएंगे। और लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है आपको। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? ये क्लोरोफिल का फंक्शन है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी बताती जाऊंगी साथ में। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा और फिर फोटोसिंथेसिस में ये एनर्जी यूज़ होगी। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रॉ मटेरियल्स हमने पहले पढ़ लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और टू प्रिपेयर। प्रिपेयर करना या कंबाइन करना, ये फोटोसिंथेसिस है। सो द प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, chlorophyll, with the help of water and carbon dioxide. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. These are important for the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये बहुत unique process है. Solar energy leaves capture कर रही हैं और फिर and stored in the plant in the form of food. Solar energy पहले plants क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और फिर उसको फूड में कन्वर्ट करके अपनी लीव्स में स्टोर करके रख रहे हैं। दस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सन। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स किस पे फीड करेंगे? एनिमल्स नहीं होंगे तो लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई वी कॉल सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग organisms. Now, can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? No, we cannot imagine life on earth without photosynthesis. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. कोई food नहीं होगा, कोई organism survive नहीं कर पाएगा, क्योंकि directly और indirectly हर animal और human beings सभी plants पे dependent होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ऑक्सीजन के लिए भी plants पे dependent होते हैं। तो plants फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये गैस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ही प्रिपेयर होती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन दिस अर्थ. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves
in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Hello everyone, a very warm welcome to Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study Chapter 1 of Class 7th Science Nutrition in Plants. The first part is already uploaded on the channel, and this is the second part of this chapter. So we'll continue the chapter. Now, what is cell? You have seen the buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are also made up of tiny units called cells. जैसे घर बनाने के लिए bricks की ज़रूरत होती है, वैसे ही living organisms की body cell से बनी हुई होती है. इन tiny units को बोला जाता है cell. Cells can be seen only under the microscope. ये सिर्फ हम microscope में देख सकते हैं, हमें naked eyes से ये visible नहीं होती. तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, वन सेल. दे आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब सिंगल सेल में क्या होता है, एक सेल होता है, उसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, बाहर की जो मेम्ब्रेन, बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है साइटोप्लाज्म. ऐसा होता है एक सेल, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है. ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, बीच में सेंटर का जो पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जेली लाइक जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस. द सेल इज enclosed by a thin boundary called the cell membrane, and the most cells have a distinct centrally located spherical structure. This is called nucleus. This nucleus is the controller of the cell. ये सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलता है controller of the cell. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इन दोनों के बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज सेल? नाउ लेट्स कंटिन्यू द अदर पार्ट. Now this blue box again. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. अभी हमने पढ़ा कि food factory of the plants. तो food factories तो leaves होती हैं, हमने यही पढ़ा था कि leaves के अंदर photosynthesis होता है. बट प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि ग्रीन स्टेम हो गई या फिर ग्रीन ब्रांचेस हो गई. यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस. जैसे हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, कैक्टस के प्लांट्स में कांटे लगे हुए होते हैं, वो जो कांटे होते हैं वो उसकी लीव्स होती हैं. अब फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस स्पाइंस में तो नहीं हो रहा है. इसका मतलब डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस लीव्स में ना हो कि स्टेम में होता है. आपने उनकी स्टेम देखी होगी, कैक्टस की स्टेम जो होती है कितनी फ्लैशी होती है, फ्लैशी एंड ग्रीन. सक्युलेंट प्लांट्स बोलते हैं उनको, जिनकी जो स्टेम होती है बहुत फ्लैशी होती है और ग्रीन होती है. इसका मतलब डेजर्ट प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सारा ग्रीन स्टेम में होता है, उनकी स्टेम में, और उनकी लीव्स स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये क्यों होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स की सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता रहता है. अब डेजर्ट्स में ऑलरेडी वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होती है, तो उन प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता, तो वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपनी स्टेम के अंदर. और लीव्स क्या होती है? उनकी लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन रुक जाए या ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो और प्लांट वो वाटर यूज़ कर सके. क्योंकि डेजर्ट्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, तो वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है लीफ की सरफेस से. इसलिए उन प्लांट्स में एडाप्टेशन होती है कि उनकी जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं, जिससे कि उनकी प्लांट से ट्रांसपिरेशन कम हो सके. नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये एयर से मिलता है, वाटर सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ये जो लीफ है, लीफ को जब हम इस तरह से कट करते हैं, लीफ का पार्ट, लीफ तो हमें आई से दिखाई देती है, पर जब हम लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं तो उसको देखने के लिए वी विल रिक्वायर माइक्रोस्कोप. तो पहले हम लीफ को कट करेंगे, लीफ का एक सेक्शन लेंगे, कट करके उसे जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द लीफ,
तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का सेक्शन दिखेगा। इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे ऐसे पैचेस दिखेंगे, हमें छोटी छोटी ग्रीन कलर की डॉट्स दिखेंगी। ये जो छोटी छोटी ग्रीन कलर की डॉट्स दिख रही हैं इसको कहते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल। और ये लीफ की सरफेस पे देखिए ये सेल्स बने हुए गार्ड सेल्स, और दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ये पोर है इसको बोल रहे हैं स्टोमा। ये देखिए ये गार्ड सेल का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको लर्न करना होगा। ये डायग्राम आता है आपके एग्जाम में। ये किडनी बीन शेप के दो गार्ड सेल्स हैं और बीच में एक पोर बना हुआ है। अब इस पोर से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और इसी पोर से जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेता है तो ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकलती है। ऑक्सीजन इज O2। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहीं से एंटर करती है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है। तो गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रही है। तो गैसियस एक्सचेंज इज डन थ्रू स्टोमेटा। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। नाउ लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है इसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। देखिए प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है लीफ से, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, क्लोरोफिल लीफ के अंदर ही है और वाटर और मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुँचा दिया। तो लीफ फूड फैक्ट्री है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है। अब जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है। ये हमने क्लास 6 में पढ़े थे ना कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है। ये प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। अब कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जाके स्टोर होगा लीफ में। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट हमने दो तरह के पढ़े थे पहले, स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में। मेनली स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होते हैं। तो स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लीफ में जाके स्टोर हो जाता है and this starch is also a carbohydrate. Now activity, take two potted plants of the same kind. एक प्लांट को हम डार्क में रखेंगे for 72 hours और दूसरे पॉटेड प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे। तो अब देखिए जो डार्क में होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। और जिसे हम सनलाइट में रखेंगे उस वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो वहाँ पे स्टार्च बनेगा। अब इसके बाद हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो हम जो प्लांट डार्क में रखा हुआ है, जब हम उसकी लीफ पे आयोडीन डालेंगे तो वहाँ पे स्टार्च नहीं बना होगा, स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। और जो प्लांट सनलाइट में हमने रखा था उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है और स्टार्च है उसके अंदर, तो आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। अब जो डार्क में रखा हुआ है प्लांट, उसको अगर हम सनलाइट में फिर से रख दें 3-4 डेज़ के लिए और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करें तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यस। अब इस बार ब्लू ब्लैक कलर आएगा इसमें। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये जो लीव्स दिख रही हैं आपको पर्पल कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की, इनके अंदर भी क्लोरोफिल है। इनका कलर हमें दूसरा दिख रहा है पर यहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बट यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, मतलब ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, बट क्लोरोफिल इसमें भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स के अंदर भी होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स। आपने पॉन्ड्स में देखा होगा छोटे छोटे ग्रीन पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन अदर स्टेगनेंट वाटर। तो ये क्या होती है? ये होती है एल्गी, इसको हम बोलते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। नाउ कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। अब एल्गी में भी ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एंड एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी खुद का खाना खुद बना सकते हैं बिकॉज इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने अभी पहले पढ़ा है कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स के components क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of the food such as proteins and fats.
जैसे ये फूड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बाद में इससे दूसरे कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं और इनके अंदर होते हैं नाइट्रोजन। नाउ फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ले ली, पर ऑक्सीजन, अब आप बोलोगे मैम नाइट्रोजन तो बहुत प्रेजेंट होती है एयर में। तो प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो नाइट्रोजन क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकते? नहीं, प्लांट्स एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे लोग? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब क्या करें? अब एक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में रहता है, जो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये सॉइल में रहता है और जैसे ही वो प्लांट वहाँ पे ग्रो करता है उसकी रूट में आके रहने लग जाता है, क्योंकि इस राइजोबियम को फूड चाहिए होता है। तो प्लांट में जो फूड बनता है वो फूड तो ये खा लेता है, और प्लांट को क्या देता है? प्लांट को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया खुद लेता है, उसको कुछ सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो प्लांट को रूट्स को दे देता है, जिससे वो नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स, आपने देखा होगा कि फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट को बहुत चाहिए होता है। प्लांट्स की ग्रोथ के टाइम पे जो प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब प्लांट को नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है, इसलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, क्योंकि सॉइल डेफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्लांट सॉइल से पूरा नाइट्रोजन ले लेता है। अब और नाइट्रोजन के लिए फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो प्लांट्स ने बना लिया, अब प्रोटीन्स और फैट्स फिर बाद में सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन मिलती है उसे। नाउ सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? अब उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो सर्वाइव कैसे करते हैं वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता? अब आप बोलोगे कि मैम आपने पहले बोला था कि सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, पर यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं और वो उनसे फूड लेते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे। Humans and animals, such plants, depend on the food produced by other plants. They are heterotrophic mode of nutrition. Yes. अब कुछ ऐसे देखिए आप, येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या कभी आपने ऐसा प्लांट देखा है? सो दिस इज अ प्लांट कॉल कसकटा। इसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल नहीं होता, एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। दूसरे प्लांट से रेडीमेड फूड चाहिए होता है। ये देखिए, एक बड़ा सा ट्री है, उसके ऊपर ये येलो कलर की आपको दिख रही है फैली हुई, ये अमरबेल है, कसकटा। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकती। अब ये जो ट्री है इसको हम होस्ट बोलेंगे, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रही है, दिस इज़ द होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर ये पूरी अमरबेल स्प्रेड हुई हुई है। अभी जो फूड खुद का फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर कर रहा है ये ट्री, उसमें से ये फूड ले लेती है। तो ये इस पे एक तरह से पैरासाइट है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। वो पैरासाइट जो खुद के लिए खाना बनाता है, जो खुद के लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, वो सारे न्यूट्रिएंट्स और मोस्टली फूड ये अमरबेल ले लेती है इस प्लांट से। सो अमरबेल इज़ अ पैरासाइट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। नाउ हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने कभी सुना है ऐसा कि कोई प्लांट है जो एनिमल्स को खा सकता है? हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको खा जाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप के पास कोई भी फ्लाई आती है वो बंद हो जाता है और उसको फ्लाई को खा जाता है। ऐसे ही एक और होता है पिचर प्लांट। ये देखिए, ये पिचर प्लांट है। ये पिचर प्लांट, इसकी जो लीफ होती है ये एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। पिक्चर मतलब एक मटके की तरह का एक वो बन जाता है,
और ये लीफ की जो ऊपर से ये लीफ, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठेगा या इंसेक्ट आके बैठता है और ये लीफ ऊपर से ये जो ढक्कन है, लिड, ये बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है और अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और ये प्लांट उस अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके और उस इंसेक्ट को खा जाता है। तो अब ये ग्रीन कलर का, पर फिर भी इंसेक्ट क्यों खा रहा है? ये खुद का खाना क्यों नहीं बना रहा फोटोसिंथेसिस से? ये हम अभी पढ़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्यों ये इंसेक्ट्स खा रहा है फूड की फॉर्म में? ये इंसेक्ट इसलिए खाता है क्योंकि ये पिचर प्लांट ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। अब इसे नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब इस नाइट्रोजन को लेने के लिए इंसेक्ट्स को खाता है। अभी इंसेक्ट्स इस अंदर ट्रैप हो जाते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा और इंसेक्ट को खा जाएगा और उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होगा वो फिर ये प्लांट यूटिलाइज करेगा। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफाइड लीफ का पार्ट होता है। अपेक्स ऑफ द लीफ, जो बिल्कुल टिप का पार्ट है, वो लिड बना देता है विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। नीचे की डाउनवर्ड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि अंदर का अगर कोई इंसेक्ट आके गिरे तो वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाए और वो अंदर ट्रैप हो जाए पिक्चर में। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled. Hair के अंदर वो फंस जाता है insect और insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called the insectivorous plants. Insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil? हाँ, उन्हें soil से सारी रिक्वायरमेंट नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलता तो वो अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिचर प्लांट। Saproot might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable मार्केट। ये आपने देखे होंगे, वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स मिलते हैं। तो मशरूम अम्ब्रेला शेप के होते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। रॉटिंग वुड या गार्डन में आपने देखे होंगे, आपके घर के आसपास गार्डन में ये ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड मशरूम्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिसकी हम वेजिटेबल भी बनाते हैं, वेजिटेबल सूप बनता है इसका, मशरूम्स का। So let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get. इनको कहाँ से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स और ये कैसे सर्वाइव करते हैं? ये देखो यहाँ पे एक ब्रेड देखिए। इस एक्टिविटी में यही दे रखा है कि आप एक ब्रेड लीजिए और ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके उसे छोड़ दीजिए 2-3 दिन के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप ऐसे ऐसे पैचेस दिखेंगे आपको, ब्रेड के ऊपर ऐसे पैचेस दिखेंगे। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा ये घर पे, आपने कभी देखा होगा कि उस पर फंगस लग जाती है। हाँ, उस पर ये फंजाई होती है, ये फंजाई ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। तो ये हम खा नहीं सकते, ये ख़राब हो जाती है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई, ये ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आते हैं? इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं, ये एयर में प्रेजेंट होता है। मेनली रेनी सीजन में ये फंगस पूरे एयर, फंगल जो स्पोर्स होते हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही इनको कोई भी ऐसा मिलता है जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऐसा पार्ट, जहाँ पे फूड मिल जाता है इनको, वहाँ पे आके ग्रो कर जाती है। जैसे हमने एक ब्रेड गीली कर दी और इसको छोड़ दिया 2-3 दिन ख़राब होने के लिए, तो यहाँ पे आके फिर ये फंगस इस पर ग्रो कर जाती है। ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब आपको ये फंगस क्लियरली दिखेगी, नहीं तो आपको कॉटन की तरह दिखती है इसके ऊपर ये। ठीक है। These organisms are called fungi and they have a different mode of nutrition. इनका mode of nutrition different होता है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert into a solution. ये क्या करती हैं? ये फंगस बाहर digestive enzymes रिलीज़ करती है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोट्रोफिक होता है, जिसमें ये बाहर की तरफ डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देती हैं, फिर डेड और डिकेइंग मैटर को एक सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कोई भी सड़ी गली जो चीज़ें होंगी, जैसे हम देखते हैं कि कोई रॉटन वेजिटेबल्स और रॉटन लॉग ऑफ वुड, ये देखिए ये मशरूम कैसे ग्रो हो रहा है यहाँ पे सड़ी गली, यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होंगी उनके ऊपर ये मशरूम ग्रो करेगा, क्योंकि ये बाहर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, यहाँ पे जूस निकालेगा ये फंगस यहाँ पे, और फिर इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसको अपने अंदर ले लेगा।
ये फंजाई ऐसे करती है। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे प्लांट्स को सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, आपने देखा होगा कि घर पे अचार पे भी ग्रो कर जाती है फंगस, लेदर पे भी ग्रो कर जाती हैं, लेदर शूज़ पे, कपड़ों पे, क्लोथ्स पे भी ग्रो कर जाती हैं। और ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें हम हॉट और ह्यूमिड वेदर जिसमें जब बहुत ज़्यादा एयर में ह्यूमिडिटी होती है, रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, उस टाइम पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है हर चीज़ पे, क्योंकि फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में और वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं फिर फंगस। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। मिनेस मीन डेंजर। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपनी मदर से पूछना, मम्मा फंगस किचन में रेनी सीजन में ज़्यादा लगती है और किन किन चीज़ों पे लगती है, तो आप अपनी किचन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। या आप ये ब्रेड का डायग्राम, ब्रेड का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ब्रेड को छोड़ सकते हैं, उसमें फंगस अपने आप 2-3 दिन में उस पर फंगस आ जाएगी। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, क्योंकि उन्हें वार्म और वेट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कैन यू फिगर आउट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? Now some organisms live together and share shelter and nutrients. इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसमें लाइकेंस का, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे फंजाई और रूट्स ऑफ द ट्रीज का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे कि हम लाइकेंस में पढ़ेंगे, एल्गी और फंगस एक साथ रहती है, एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो वो अपना फूड प्रिपेयर करती है, तो वो फूड बना के फंगस को भी, फंजाई को भी फूड देती है। और फंजाई क्या करता है, फंजाई वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब दो पार्टनर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में रहते हैं, देन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में देखो, फंजाई है और रूट्स ऑफ द ट्रीज, इनकी रूट्स में फंजाई रहती है। तो ट्री क्या कर रहा है, ट्री जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहा है वो फंगस को दे रहा है, तो फंगस उससे फूड ले रहा है और उसके बदले में उसको क्या हेल्प कर रहा है, फंजाई उसको हेल्प कर रहा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, ये ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्री को वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना एब्जॉर्ब करके, फिर तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, स्टेम से लीव्स तक जाएगा, हमने पहले पढ़ा था फूड फैक्ट्री में फूड बनेगा। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लर्न करेंगे। दोनों एग्जाम्पल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है, एल्गी है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फंगस, दोनों एक साथ में रहते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसे रहने की जगह देता है एल्गी को, और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। और एल्गी उसको बदले में क्या देती है, एल्गी उसको बदले में फूड प्रोवाइड करती है, जो वो खुद फोटोसिंथेसिस से बनाती है। तो इस तरह से बोथ द पार्टनर्स दे म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर इन symbiotic relationship. This is very important topic, symbiotic relationship. Now how nutrients are replenished in the soil. न्यूट्रिएंट सॉइल में रेप्लेनिश किस तरह से होते हैं, वापस कैसे आते हैं। आपने फार्मर्स को देखा होगा कि मैन्योर या फर्टिलाइजर्स फील्ड में स्प्रेड कर रहे हैं, या गार्डनर्स जो होते हैं वो भी लॉन में, पॉट्स में हम लोग मैन्योर डालते हैं ना। आप लोग जब गार्डनिंग करते हो, कि आप लोग उसमें मैन्योर ऐड करते हो, तो डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल, क्यों ऐड करते हैं सॉइल में? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अब वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में ख़त्म हो जाते हैं। जब एक प्लांट ग्रो होता है, वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे मिनरल्स ले लेता है। अब जब हम दोबारा वहाँ पे कोई प्लांट उगाएंगे, तो उस प्लांट को भी तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, तो इसलिए उन वापस उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को पहुँचाने के लिए हम उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जिससे जो नेक्स्ट प्लांट ग्रो कर सके वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, कम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स।
फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए, फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। अब सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स से रिच बनाने के लिए फार्मर्स को ऐड करना पड़ता है उसमें फर्टिलाइजर्स। नाउ कैन वी ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन fulfill the nutrient requirement of the plant? Yes, we can grow the plants very easily जब हम उनकी requirements पूरी करते रहेंगे। यूजुअली क्रॉप्स को बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है क्योंकि उन्हें प्रोटीन्स बनाने होते हैं। सो आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट। जब फसल की कटाई हो जाती है, जब फसल उग जाती है और उसे फार्मर काट लेते हैं, तो वो जो सॉइल रह जाती है ना, वो डेफिशिएंट, उसमें उसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं। यू लर्न दैट दो द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल एंड प्लेंटी इन द एयर, पर प्लांट्स उसे यूज़ नहीं कर सकते एयर से। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन वो डायरेक्टली सॉइल वाटर एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उन्हें एक सॉल्युबल फॉर्म में वो नाइट्रोजन चाहिए, और ये करता है एक बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम। ये आप लर्न करेंगे नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, राइजोबियम बैक्टीरियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो रूट्स के अंदर रहता है। कौन कौन से प्लांट्स के रूट्स में रहता है, ये एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे, ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। इन सब प्लांट्स को बोला जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है और प्रोवाइड राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो आप दाल खाते हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट्स से ही मिलती हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स फूड और शेल्टर दे रहे हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया इनको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है। तो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जाम्पल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल लर्न दिस एग्जाम्पल। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करेंगे वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होगा और वो प्लांट को नाइट्रोजन दे देगा। तो फार्मर्स को क्या होगा, ऐसे सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे, प्लांट को अपने आप ही नाइट्रोजन मिल जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। आपने यही पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं, जैसे कि पैरासिटिक हमने पढ़ा, अमरबेल, कसकटा, एंड सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफिक में हमने एग्जाम्पल पढ़ा मशरूम का। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीटरोट्रोप। सारे एनिमल्स हीटरोट्रोप्स होते हैं क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। सो दीज आर कॉल्ड द हीटरोट्रोप्स। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स and other animals for food, can we say the insectivorous plants are partial heterotrophs? Now these keywords, ये keywords आपको आना चाहिए। ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफिक मीन्स जो खुद अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। हीटरोट्रोफ्स, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट हमने पढ़ा था, अमरबेल जो होती है, कसकटा, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होती है, फूड लेने के लिए उसका फूड ले लेती है, तो उस प्लांट को होस्ट प्लांट बोला जाता है। पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, पैरासाइट का एग्जाम्पल कसकटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, पिचर प्लांट। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ये सारी टर्म्स अब क्लियर हो गई होंगी आपको। फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रोफ्स, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। स्टोमाटा से गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट उसको अंदर लेता है और वो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है. नाउ दीज आर द की पॉइंट्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ. सारे ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं, सबको फूड चाहिए. किस लिए फूड चाहिए? एनर्जी के लिए फूड चाहिए. फ्यूल एक तरह से जैसे आपकी कार में फ्यूल चाहिए होता है, हम उसमें फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तभी वो कार चलती है. उसी तरह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को फ्यूल की तरह फूड चाहिए. जब फूड जाएगा बॉडी में तो उससे एनर्जी मिलेगी और फिर उस एनर्जी से हमारी बॉडी ग्रो करती है या पूरी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, और वो एनर्जी हम जो भी काम करते हैं उसमें भी यूज़ होती है. ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं. प्लांट्स सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स. फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is stored in the form of food. लीफ में सोलर एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ये बाहर रिलीज हो जाती है एयर में. ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस को कौन यूज़ करता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फॉर दिस सर्वाइवल, क्योंकि हम सब ब्रीद ऑक्सीजन करते हैं. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. दे आर सैप्रोट्रोप्स एंड प्लांट्स लाइक कस्कटा आर पैरासाइट्स. दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं. अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. वो दूसरों पे न्यूट्रिशन डिपेंडेंट होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. तो हम लोग क्या हैं? हीट्रोट्रोफ्स हैं. और बहुत सारे एनिमल्स हीट्रोट्रोफ्स हैं क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके. और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब के सामने एक बेल बटन का आइकन होगा. प्लीज़ प्रेस द बेल बटन, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वो आगे का आपका नेक्स्ट चैप्टर आप उसी टाइम देख सकें. सो थैंक यू सो मच.